एक्चुअल में बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता कि कंज्यूमर के लिए कोई फॉर्म भी गवर्नमेंट ने बनाई हुई है या उसके राइट्स भी कुछ हैं। कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल कहाँ पे कहाँ होती पे है? होती है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं एज ए कंज्यूमर अगर कोई कंप्लेंट कर रहा हूँ मतलब कितना मेरा खर्चा आ जाता है उसमें? इसमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। रिजल्ट्स है 95% कंज्यूमर के हक में ही है। इंश्योरेंस आपने करा ली किसी चीज़ की, तो जब आप क्लेम के लिए जा रहे हो ना, वो कह रहे हैं ये पर्टिकुलर चीज़ तो हमारे क्लॉज के अंदर है ही नहीं, तो इसका तो क्लेम हम लोग आपको नहीं देंगे। अगर मेरे पास उसको किसी सामान का बिल भी नहीं है, अब मैं क्या करूँ? एक कंज्यूमर के भी बहुत सारे राइट्स हैं। आपने कोई सामान खरीदा, उसके अंदर अगर आपको ऐसा लगे दुकानदार ने आपके साथ गलत किया है, तो वहाँ पे भी आपके एज अ कंज्यूमर राइट्स हैं। और आज का जो हम लोगों का पॉडकास्ट का जो एपिसोड है, ये कंज्यूमर राइट्स के ऊपर ही है। और इस एपिसोड के अंदर जो हम लोगों के गेस्ट हैं, वो है एडवोकेट दीपक अग्रवाल। दीपक अग्रवाल जी पिछले 25 सालों से कंज्यूमर फोरम के अंदर एक एडवोकेट की तरह बहुत सारे लोगों की मदद इन्होंने की है। साथ में ये पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन के मेंबर भी हैं। अच्छा, हम लोग एक छोटी सी चीज़ से शुरू करते हैं कि ये जो कोर्ट कचहरी का मामला होता है ना, हर कोई ना थोड़ा घबरा जाता है जब कोर्ट की कोई बात आती है। घबरा इसलिए जाता है क्योंकि जी। उसको लीगली नहीं पता। दूसरा, उसको यही नहीं पता कि जिस चीज़ के लिए मैं जाना चाह रहा हूँ कोर्ट में, क्या ये कोर्ट लायक है भी या नहीं भी है। तो कंज्यूमर की अगर हम लोग बात करें ना, तो कंज्यूमर बेचारा कहीं न कहीं ठगा ही महसूस करता रहता है अपने आप को। एक्चुअल में बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता कि कंज्यूमर के लिए कोई फॉर्म भी गवर्नमेंट ने बनाई हुई है या उसके राइट्स भी कुछ हैं, वो एन्जॉय नहीं जी। कर पाता। नॉर्मल सी भाषा के अंदर ये बता दें कि ये जो कोर्ट के अंदर जो ये चीज़ें चलती हैं, ये कितनी मुश्किल हैं या कितनी आसान है, जी। या इसका प्रोसेस किस तरह से वो बंदा शुरू कर सकता है अगर उसके साथ कोई चीटिंग हो गई किसी सामान में? देखिए, ये जो एक्ट है 1986 में इट केम इनटू फोर्स। उसके बाद 2019 में ये रिपील हो गया। जो कट ऑफ डेट है 20/7/2020 है। ये नया एक्ट अब 2019 का एक्ट आ गया। ये बड़ा कंज्यूमर फ्रेंडली एक्ट है, जिसमें कंज्यूमर्स को इनकरेज किया जाता है। इसमें स्पीडी रेड्रेसल है। बड़ा आसान तरीके से आप फाइलिंग कर सकते हो। हैंड रिटन लेटर भी वहाँ कंज्यूमर फोरम में देके आप अपनी कंप्लेंट में खुद ही पेश हो सकते हो। अच्छा, एडवोकेट की भी ज़रूरत की नहीं है भी इसमें? ज़रूरत नहीं है अगर आप खुद करना ओके, चाहते हो। ओके। तो बड़ा ही आसान और बड़ा ही सरल है। बहुत तरह के जो कंज्यूमर्स हैं वहाँ आते हैं जिनको नहीं पता होता। तो हमारे कंज्यूमर कोर्ट्स में रिसेप्शन काउंटर्स बने हैं। ओके। वहाँ वो सारा उनको समझाते हैं। ऑनलाइन कुछ फॉर्म्स भी हैं कि आप उसको फिल करके आप कैसे कंप्लेंट फाइल करनी है। सारा प्रोसीजर उसमें बताया गया है। मतलब अगर मैं सपोज़ करो कोई कंज्यूमर हूँ और जी। मुझे लगता है कि मेरे साथ कुछ चीटिंग हुई है और मैं कंज्यूमर फोरम का मैं यूज़ लेना चाहता हूँ, जी। तो उसके लिए आपने एक तो चीज़ ये बताई कि मुझे स्ट्रेट अवे किसी एडवोकेट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। जी। और मैं जो ये आपके काउंटर्स आपने बताए हैं बने हुए हैं ऑफ़िसेज़ के अंदर, जी। मैं वहाँ जाके मैनुअल फॉर्म फिल करके भी अपनी कंप्लेंट कर जी। सकता हूँ। और साथ में इनकी वेबसाइट भी है जहाँ पे मैं ऑनलाइन कंप्लेंट कर इनकी सकता हूँ? वेबसाइट भी है। ई ओके। जागृति पोर्टल है। ई-जागृति ई पोर्टल है। जागृति, इससे पहले कॉन्फोनेट था। ओके, अभी ई जागृति पोर्टल है। ओके। वहाँ सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो मतलब उसके ऊपर जाके आप वहाँ से जो भी डाउनलोड कर सकते हैं। क्या फॉर्म डाउनलोड करना है या फॉर्म ऑनलाइन? भी डाउनलोड कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन कोई और चाहिए ओके। वो भी। नहीं, और अगर उस मुझे कंप्लेंट करनी है, मैं ऑनलाइन उस पोर्टल से कंप्लेंट भी कर सकता हूँ? कंप्लेंट आप कर सकते हैं। ई जागृति पे जो ऑनलाइन फाइलिंग है वो मैंडेटरी है अदरवाइज भी। अच्छा। उधर से फॉर्म डाउनलोड करें, उसमें हुँ, सारे हेड्स दिए हुए हैं। हुँ, उसको आप फिल करें। हुँ। उसमें आपका एक कॉलम होगा कि आपकी ग्रीवियंस क्या है। उसको आप उसमें लिखें सारा। आपका सारा नाम, एड्रेस किसके खिलाफ है, उसका आपको नाम देना है, ईमेल देना है, क्या आपकी ग्रीवियंस है, और उसके नीचे कॉलम बना हुआ है प्रेयर का भी। तो आप उसमें अपनी प्रेयर, आपकी क्या प्रेयर है, आप रिफंड माँग रहे हो, आपको हरासमेंट हुई फिज़िकल, मेंटल, उसकी आप कंपनसेशन माँग रहे हो, तो आप उसको कितना असेस करते हो। हमारी कंज्यूमर फोरम्स अदरवाइज़ इस प्रोपोज़िशन पे काम करती हैं कि जो भी कोई कंज्यूमर है कोर्ट में आता है, वो जो भी क्लेम करे, वो ऑन द एक्चुअल लॉस बेसिस पे कंज्यूमर कमीशंस हमारी ग्रांट करती हैं। दे आर ट्राइब्यूनल्स, ओके, खासी जुडिशियल ट्राइब्यूनल्स। ओके, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग दे आर नॉट सिविल कोर्ट्स, ओके, जहाँ बड़े टफ प्रोसीजर्स हैं, ओके। जहाँ पे आप कोई प्लेंट फाइल करते हैं, सिविल सूट फाइल करते हैं, हुँ, उसमें रिप्लाई आने के बाद इश्यूज फ्रेम होते हैं हुँ, और एविडेंस आप देते हो, उसमें क्रॉस एग्जामिनेशंस हैं। एक बड़ा
एक टीडियस प्रोसेस है वहाँ तो पे। यहाँ पे ऐसा कुछ है? यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आप मैंने कंप्लेंट फाइल की? आपने कंप्लेंट फाइल की, हाँ। एक सपोर्टिंग एफिडेविट आपका उसकी सपोर्ट में जो आपकी कंप्लेंट है उसी का एक सपोर्टिंग ओके, एफिडेविट जो मैं इसमें मैं लिख रहा जो हूँ, लिख रहे हो उसी का सपोर्टिंग ओके, रेप्लिका, कि इट वो इज अ सच है। रेप्लिका, ओके, इट्स अ रेप्लिका। इट इज अ रेप्लिका। अच्छा। और जो भी एविडेंस जिस पे आप रिलायंस प्लेस कर रहे हो हम्म, उसके पीछे वो लग जाएगा जैसे बिल हो गया, जी। इनवॉइस या बिल की बात आप कोई करें। चीज खरीदते हैं उसका इनवॉइस पीछे लग जाएगा, हम्म, क्योंकि कोर्ट को आपने ये तो प्रूव करना है, बताना है कि मैंने ये चीज इतने की खरीदी। फॉर्म मैंने भर दिया, उसके साथ एसोसिएटेड एफिडेविट और वो जो डॉक्यूमेंट आपने बताए वो मैंने लगा दिए। जी अब क्या होगा? सर, छोटी मोटी फॉर्मेलिटीज इसके अलावा हैं कि उसके ऊपर एक इंडेक्स लग जाएगा, हाँ। लिस्ट ऑफ डेट्स एंड इवेंट्स, एक डिटेल ऑफ पार्टीज होती है जिसमें दूसरी पार्टी का एड्रेस, उनके ईमेल जिनके खिलाफ आप डाल रहे हो, उससे क्या है कि कोर्ट को बड़ी सुविधा हो जाती है, दूसरी पार्टी की सर्विस आसान हो जाती है। अब हमारा लॉ कहता है कि जो ईमेल के थ्रू दूसरी पार्टी को नोटिस भेजे जा सकते हैं, तो जब कोर्ट उनको ईमेल से नोटिस भेजती है तो वो वैलिड सर्विस गिनी जाती है। इसलिए डिटेल ऑफ पार्टीज में कोशिश करें, व्हाट्सएप एड्रेसेस भी दें, दूसरे ऑपोजिट पार्टीज के व्हाट्सएप नंबर्स, ईमेल एड्रेसेस। जब ये सारा प्रोसेस कर लेंगे उसके बाद जो ई जागृति पोर्टल है आजकल उसमें ऑनलाइन फाइलिंग ज़रूरी हो गई है, ओके। क्योंकि गवर्नमेंट का एंडेवर है कि इसको पेपरलेस कर दें। आने वाले टाइम में कोई हार्ड कॉपीज अगर वीड आउट भी करनी पड़े तो उनका जो रिकॉर्ड है सर्वर्स पे वो मेंटेन रहे। सो मतलब कहने का अल्टीमेटली चाहे मैं फॉर्म भरूं प्रिंट निकाल के या ऑनलाइन भी भर दूं उसका फॉर्म में, वो होगा अपलोड पोर्टल के ऊपर ही। पोर्टल के ऊपर तो जैसे पोर्टल पे अपलोड हुआ मुझे कंप्लेंट नंबर मेरा मिल गया, उसका एक यूनिक नंबर जनरेट जनरेट हो जाता है। जाएगा। सबसे नीचे वाली जो कमीशन है वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन होती है, जहाँ पे हम केस फाइल करते हैं, उसकी ओरिजिनल जुरिडिक्शन भी होती है, उसकी 50 लाख तक है। उसके ऊपर स्टेट कमीशन है, उसकी ओरिजिनल जुरिडिक्शन है। अगर आपका क्लेम 50 लाख से ऊपर है, 2 करोड़ से नीचे है, 2 करोड़ तक है, तो आप स्टेट कमीशन में ओरिजिनल कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं सीधी, तो उसकी भी ओरिजिनल जुरिडिक्शन है। 2 करोड़ के ऊपर जितनी भी अमाउंट है अनलिमिटेड, वो नेशनल कमीशन में आप, नेशनल कमीशन न्यू दिल्ली में आप सीधी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, ओरिजिनल जुरिडिक्शन। ओके, ये लेवल्स हैं बेसिकली। ये लेवल्स हैं बेसिकली, हायरार्की है जो कोर्ट्स की। तो इसमें जो आपका क्वेश्चन ये था इसके बाद क्या होता है फाइल करते हैं, बिल्कुल। तो आप जब फाइलिंग करते हैं वहाँ रिसेप्शन पे, वो सारा चेक करने के बाद आपको डेट दे देते हैं कि किस दिन दिस केस विल बी लिस्टेड बिफोर द ऑनरेबल जजेस। तो ऑनलाइन चेक कर सकते हैं हम लोग? ऑनलाइन चेक आप कर सकते हो। जैसे कंप्लेंट आईडी आपने बताया आ गया, जी। उसके बेसिस के ऊपर उस पोर्टल पे जाके हम लोग चेक जी, कर सकते जी, हैं मेरी डेट बिल्कुल, कौन सी मिली है। बिल्कुल। तो उस डेट के ऊपर क्या मेरा एज अ पार्टी जाना जरूरी है अगर मैं कंज्यूमर? देखो, अगर आपने इन पर्सन फाइल की है, किसी एडवोकेट को एसोसिएट नहीं किया, तो आपका वहाँ पे जाना जरूरी है, क्योंकि जो एडमिशन हियरिंग स्टेज होती है, आप जब केस आपका कोर्ट में लिस्ट होगा तो आप जज साहब को जाके अपनी ग्रीवियंस बताएंगे। उसके अलावा कई क्वेश्चंस भी जजेस आपसे पूछ सकते हैं कि आपने यहाँ फाइल क्यों की है, आपका कॉज ऑफ एक्शन कहाँ पे है। तो अब ना एक इनवॉइस में एक बड़ा और इशू आ गया। पहले तो होता था एक वाइट पन्ने के ऊपर प्रिंट करके आती थी इनवॉइस, जी आजकल ना वो मशीनें लगी हैं, उसके अंदर वो थर्मल प्रिंटिंग होती है उस बिल्कुल ठीक चमकीले है, से पेपर के ऊपर। बिल्कुल ठीक वो है, आप उसका थोड़े दिन रख लो वो तो मिट ही जाता है, वो मिट जाता तब है। उसका क्या हाल मैं तो ये भी कहूंगा कि जो ये प्रिंट कर रहे हैं, ये बिल्स प्रिंट कर रहे हैं, दैट विल आल्सो अमाउंट टू डेफिशिएंसी इन सर्विस विद इन द एम्बिट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अच्छा, ये बनता है ऐसा? बिल्कुल बनता है। कोई आदमी अगर आपको कोई सर्विस दे रहा है, हाँ। कोई आपको कोई बिल इशू कर रहा है, तो उसकी रेसिप्रोकल ड्यूटी है सामान के साथ आपको बिल भी प्रॉपर दे, जो मिटे ना। तो ये तो दिस इज अनफेयर ऑन द पार्ट ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स। आमतौर पे ऐसे बिल मिलते हैं आज के टाइम पे, आप जाओ। नहीं, बिल्कुल ठीक है। मैंने भी ये एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि हम भी इधर ही रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं। जी। किसी को ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, वो इस मुद्दे को भी कंज्यूमर फोरम में रख सकता है, उसका राइट है। मैं कहता हूँ एक तो ये चीज होगी कि बिल जी सर। मिट गया, उससे कुछ दिख नहीं रहा है ना, एक सिचुएशन ये होगी सर। जी। एक दूसरी सिचुएशन ये राइज होती है कि एक दिन के अंदर अमूमन बंदा जब शॉपिंग के लिए जाता है तो 5 7 8 10 सामान लेके आ जाता है, और इतने सारे पेपर संभालना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। घर में अगर 5 लोग हैं तो आप उसको मल्टीप्लाई कर लो तो कितने वो पेपर वो संभालेगा, बिल इतने इकट्ठे होने शुरू हो गए। तो अगर मेरे पास उसको किसी सामान का बिल भी नहीं है, अब मैं क्या करूँ? कौशिक साहब, उसका तो यही रास्ता है कि आप जब भी कहीं जाएं शॉपिंग करें, आजकल ऑनलाइन का टाइम है, तो आप सारी पेमेंट्स ऑनलाइन करें। अच्छा। तो आप ऑनलाइन अगर पेमेंट करते हो, जी। कंज्यूमर्स को भी यही एडवाइस है कि आप कोई भी चीज़ खरीदते हो, उसकी गूगल पे से, या इतने माध्यम है, पेटीएम है, कहीं है, आप ऑनलाइन उनको पेमेंट करो, तो उसकी कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिल अगर गुम भी हो गया, फट भी गया, तो आप उसकी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट लगा सकते हो कि ये चीज़ मैंने परचेज की थी, ये पैसा इस दुकानदार को
मैंने दिया है। इसी में एक पॉइंट और है सर, अभी जी, ऑनलाइन में तो एक कंपनी बैठी है बॉम्बे में, जी, ठीक है, उससे मैंने कोई सामान मंगा लिया। जी। मैं रहता हूँ सपोज करो चंडीगढ़ में, तो मैं तो चंडीगढ़ में ही फाइल कर सकता हूँ ना उसको, या मुझे उसके लिए बॉम्बे जाना करना देखिए, पड़ेगा? बड़ा आपने एक अच्छा सवाल पूछा है, हाँ, हाँ। जो हमारे लोग हैं वो भी जानना चाहेंगे हुँ। कि कंज़्यूमर कंप्लेंट फ़ाइल कहाँ पे कहाँ होती पे है? होती है? ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। जी। जहाँ पे कंज़्यूमर रहता है, हुँ। उसको इनकन्वीनियंस ना हो, अच्छा, वो वहाँ पे कंप्लेंट फ़ाइल कर सकता है। ये तो बढ़िया हो गया सर। फॉर एग्ज़ाम्पल वो चेन्नई गया, हाँ, लेकिन सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए ये चैलेंज भी हो गया। ये चैलेंज हो गया। आप बाई एयर कहीं जाते हो घूमने, वहाँ से हुँ, आपने वॉच परचेज़ कर ली हुँ, चेन्नई से, तो जब यहाँ आपने यूज़ की, हुँ, 1 महीने के बाद देखा वो हुँ, प्रॉपर नहीं चल रही, हुँ। डिफेक्टिव है, दुकानदार को आपने रिक्वेस्ट की, वो चेंज नहीं करता। आप उसका चंडीगढ़ में आप रहते हैं, कंप्लेंट फ़ाइल कर देते हैं। तो चेन्नई वाले को अगर कंटेस्ट करनी पड़ जाएगी कंप्लेंट, तो उसको घड़ी से फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 5,000 की खरीदी, तो उसको तो वहाँ से आने का एक चक्कर ही उसको तो 20-50 हज़ार में पड़ जाएगा बाई बिल्कुल एयर अगर पड़ेगा, आएगा बिल्कुल जाएगा। पड़ेगा। तो सर्विस प्रोवाइडर के लिए मुश्किल थोड़ी-सी है, लेकिन कंज़्यूमर फ्रेंडली है ये 2019 का एक्ट। इसमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, हुँ, कम्बरसम प्रोसेस नहीं है, आप आराम से कंप्लेंट फ़ाइल कर सकते हैं, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। कंज़्यूमर कोर्ट जब नोटिस इश्यू करती है अपोज़िट पार्टी को, जब उसको नोटिस की सर्विस होती है और उसको कॉपी ऑफ कंप्लेंट रिसीव हो जाती है और सारे डॉक्यूमेंट्स उसके साथ मिल जाते हैं, तो अपोज़िट पार्टी को इट इज़ नाउ मैंडेटरी टू फाइल रिप्लाई within the time of 45 days from the date of receipt of notice। ओके। उनको मैंडेटरी है, फाइल करना ही है जवाब। अगर वो जवाब नहीं फाइल करते, हमारे कमीशंस के पास कोई और रास्ता नहीं है उनकी डिफेंस को स्टक ऑफ करने के अलावा। उनकी डिफेंस स्टक ऑफ हो जाएगी और एक तरफ़ा कंज्यूमर के हक में हो जाएगा। अच्छा, अगर 45 दिन में जवाब उसने नहीं दिया, नहीं दिया, तो कंज़्यूमर जो कह रहा है, जो कंप्लेंट उसकी है, उसको सही उसको मान के मान लिया जाएगा प्रोडक्ट अगर उसने एविडेंस हाथ लगाया। कंप्लेनेंट्स बड़े सक्सेसफुल हुए हैं, सबके हक में हुए हैं फैसले। क्या परसेंटेज मतलब आपने पाई है अभी तक कि अगर जो कंप्लेनेंट्स हैं, उनके हक में कितनी मु परसेंटेज रही मुझे है? लगता है कि मैं जैसे कंज्यूमर्स की तरफ से ज़्यादा आता हूँ, हुँ, तो मेरा मानना है रिज़ल्ट्स है 95% कंज्यूमर के हक में ही है। ओके, इट इज़ सो प्रो टू कंज़्यूमर। इतना इतना प्रो कंज्यूमर ये एक्ट है। वैसे नाम भी कंज़्यूमर एक्ट ही है, कंज़्यूमर फॉर्म इट ही इज़ अ बोलते हैं। बेनेवोलेंट लेजिस्लेशन। अगर आप इसके ऑब्जेक्शन रीज़न्स ओके, पढ़ेंगे, ओके, तो इट इज़ अ बेनेवोलेंट लेजिस्लेशन इन फेवर ऑफ कंज्यूमर ओके। एंड इट प्रोवाइड्स फॉर स्पीडी रेड्रेसल। क्योंकि आजकल तो हो क्या गया है ना, वो पंप एंड शो है, वो मार्केटिंग कर देते हैं कुछ। अब जैसे कोई तेल खरीद लिया किसी ने और जी। उन्होंने बोला कि तेल लगा लो, आपके बाल आ जाएँगे जी। अब बाल आए नहीं। एक तो उसका वैसे मन खराब हो गया कि बिल्कुल मैंने ठीक है। प्लान किया था मेरे बाल आ बिल्कुल जाएँगे, वो ठीक है। बाल नहीं आए। पैसे उसके खराब हो गए और सबसे बड़ी चीज़ जो उनसी मन में आई ना उसके, वो ये आई कि यार मेरे को कोई चीटी बेवकूफ़ बना गया मेरे को। ऐसा मन में होता है ना आज के टाइम पे, बिल्कुल क्योंकि ठीक है वो जी। तेल की शीशी ₹100 की रही होगी, 200 की रही होगी। बिल्कुल ठीक। लेकिन वो जो मन के अंदर जो वो इकट्ठा हो जाता है ना कि यार मैं जी, चीट हो गया। जी। तो कई लोग उसके लिए भी जाना चाह रहे हैं। मैं तो कौशिक क्या ये साहब बनता है वैसे केस? जी, बिल्कुल। देखो, सर्विस की डेफ़िनेशन में अगर आप जाएँगे, इसमें इतनी सर्विसेज़ कवर हैं, अम्यूज़मेंट सर्विसेज़ कवर है, इंश्योरेंस कवर है, मेडिकल नेग्लिजेंस कवर है, इमिग्रेशन कवर है, तो बहुत तरह की सर्विसेज़, हर तरह की सर्विस कवर है। अनटिल एंड अनलेस द सर्विस व्हिच हैज़ बीन रेंडर्ड इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, दैट इज़ नॉट कवर्ड। अगर कोई भी कंसिडरेशन है, कोई सर्विस आप अवेल करते हो, जैसे आपने बोला कि किसी ने फ्लीस किया कि आप ये वाला दवाई लगाएँ तो बाल आ हुँ, जाएँगे यहाँ जो, हुँ, हुँ, और वो गलत निकलती है। हुँ, तो दिस ऑल्सो अमाउंट्स टू अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। और इवन आप कोई प्रोडक्ट परचेज़ करते हो, वो डिफेक्टिव निकलता है तो वो सारे भी कवर होते हैं। वॉशिंग मशीन, एलईडी, रोज़मर्रा की ज़िंदगी को टेबल परचेज़, लैपटॉप परचेज़, मोबाइल, जो भी हमें चीज़ें दिख रही हैं, परचेज़ करते हैं फॉर कंसिडरेशन और वो डिफेक्टिव निकलती हैं, तो दैट आर कवर्ड विद इन द डेफिनिशन ऑफ कंज्यूमर। टिपिकली एक एयरलाइन है इंडिगो करके, तो जी, इंडिगो एयरलाइन का कुछ इंटरनल इश्यू था या क्या था? जी, काफ़ी सारी फ्लाइटें मतलब एट अ वेरी लार्ज स्केल जी, फ्लाइट्स कैंसल हुई एक दिन। अब एक इंसान दिल्ली से बॉम्बे उसने जाना है, दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुँचता है कि उसकी फ़्लाइट है। वहाँ जाके उसको पता लगता है कि जी वो फ़्लाइट आज उड़ नहीं रही। इमरजेंसी सिचुएशन इतनी है कि उसको उसने एक दूसरी एयरलाइन की फ़्लाइट ली। अमूमन ऐसा होगा कि पहले उसने बुक कराई हुई थी तो सस्ती थी, सपोज़ करो उसको टिकट उस टाइम 6000 की मिल रही थी। खड़े पैर खड़े ज़्यादा पैर पैसे। उसने जो ली तो अब उसको 15,000 की मिल रही है। जी, अब वो बंदा क्या करे? क्योंकि ये ना इस तरह के बहुत सारे केसेस होते हैं। मतलब मेरे साथ भी कई दफ़े ऐसा हुआ है। बिल्कुल ठीक। तो ऐसे में कंज़्यूमर फ़ोरम के अंदर बंदा लेके जा सकता है इस केस बिल्कुल को? 100%। अच्छा, हम ऐसे केसेस रेगुलरली डील करते हैं, हाँ। जहाँ पे आप बुक कराते हैं, हुँ, कोई एयर टिकट्स बुक कराते हैं, हुँ,
आप वहाँ पहुँचते हैं, हुँ, बोर्डिंग के टाइम पे आपको पता चलता है हुँ। कि ये फ्लाइट कैंसल होगी। ये कई दफ़े ऐसा भी होता है सर, आप रास्ते में हैं, घर से निकले हुए हैं, जी, रास्ते में मैसेज आया था कि फ्लाइट गॉट कैंसेल्ड। फ्लाइट तो जो लास्ट मोमेंट्स पे ये मैसेजेस आ रहे हैं कि आपको नहीं पता चलता मैसेज आया, आप एयरपोर्ट पे नहीं पहुंच पता जाते हैं, आप लगा। देखते हैं। उन केसेस में बहुत कंज्यूमर्स हैं जो हमारे कंज्यूमर फोरम्स में आते हैं, क्योंकि उनके जो खर्चे हैं, देखो उनको लॉस, बात तो लॉस की है, उनको लॉस क्या हुआ? हुँ, एक तो उनको अर्जेंट वहाँ पहुँचना था अपने डेस्टिनेशंस पे, हुँ, जहाँ उनकी कोई इंटरव्यूज़ थी। कोई हुँ, मान लो कंबाइंड मेंस सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन किसी ने क्लियर किया, जी, उसकी इंटरव्यू थी, टाइमली पहुँचना था, मिस हो गई। उसका तो सारा लाइफ़ का करियर ही खत्म हो गया, इंटरव्यू अटेंड ना कर पाया। तो ऐसे कई बिज़नेस डील्स होती हैं, पहुँचना ज़रूरी होता है। कई ऐसे भी एपिसोड्स होते हैं जहाँ खड़े पैर आदमी वहाँ से इमरजेंसी में उसको 4 गुना ज़्यादा रेट में टिकट्स बुक करता है। तो उन केसेज़ में आप कंज़्यूमर फोरम में आके हुँ, आप मुआवज़ा क्लेम कर सकते हो, आप कंपनसेशन क्लेम कर सकते हो ऑन ओके। द बेसिस ऑफ एक्चुअल लॉस व्हिच यू हैव सफर्ड। कंज़्यूमर फोरम एक बड़ा अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पे आप ऐसी प्रैक्टिसेज़ जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेज़ हैं, उनके खिलाफ आ सकते हो। इंश्योरेंस आपने करा ली किसी चीज़ की, तो जब आप क्लेम के लिए जा रहे हो ना, वो कह रहा है ये पर्टिकुलर चीज़ तो हमारे क्लॉज़ के अंदर है ही नहीं, जी, तो इसका तो क्लेम हम लोग आपको नहीं देंगे। जी, अब सच्चाई की बात ये है कि जब कोई भी इंसान किसी भी तरह की इंश्योरेंस कराने के लिए गया, तो जो इंश्योरेंस करने वाला इंसान आपके पास में आया है, वो इतनी सारी बातें नहीं बताता, जितने वो क्लॉज़ की बात करते हैं। बिल्कुल ठीक और साथ में जो एग्रीमेंट या कई दफ़े वो साइन कराते हैं ना पेपर, है। वो जी, इतनी बारीकी से लिखा होता है ना कि कोई कहे जी जी, मेरी आँखें बिल्कुल ठीक है, वो भी नहीं पढ़ जी, पाता। जी, मतलब उसको लेंस के साथ ही आपको पढ़ना जी, पड़ेगा। जी, जी, कोई उपभोक्ता जिसने इंश्योरेंस ली है, इट कुड बी एनी, आपकी कोई मेडिक्लेम इंश्योरेंस है, आपकी कार की इंश्योरेंस है, होम इंश्योरेंस है। तो अगर इस तरह का कोई झगड़ा उसके साथ हो जाए या क्लेम के टाइम पे वो मना कर दें और वो बंदा फोरम के अंदर जा रहा है, तो फोरम के अंदर वो तो वो चीज़ दिखा देंगे, देखिए जी ये सब बारीक-बारीक जो लिखा हुआ नीचे आपके साइन है। तो क्या इसके ऊपर लड़ सकता है कि देखिए जो नया एक्ट आया है, उसमें अब क्या है कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, अगर इट इज़ अनफ़ेयर, 2 पार्टीज़ को, कंप्लेनेंट को, जो इंश्योर्ड है, उसको मिसलीड करके ही हैज़ बीन मेड टू साइन ऑन द डॉटेड लाइन्स ऑन द हुँ, प्री प्रिंटेड फॉर्मेट्स और उसकी उसमें से नहीं थी, उससे पैसे ले लिए, फॉर्म भी खुद ही फिल किया उन्होंने, जी। साइन करवा लिया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट को चैलेंज कर सकता है, नंबर 1। नंबर 2 हमारे नेशनल कंज्यूमर कमीशन जो सबसे बड़ी कमीशन है हमारे इधर स्टेट कमीशंस, इनकी भी जजमेंट्स हैं कि अगर आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, लेजिबल नहीं है, दे आर इन फाइन प्रिंट्स, जो एक उपभोक्ता पढ़ ही नहीं सकता, कंज्यूमर पढ़ ही नहीं सकता। उन केसों में भी जो कॉन्ट्रैक्ट है, उसको दैट कैन बी डिक्लेयर्ड वॉइड अच्छा, बाय द कोर्ट्स। ओके। उन केसों में आपको डेली रूटीन में हमारी कोर्ट्स रिलीफ दे रही हैं और क्लेम अमाउंट है उसको मिल रहा है जो इंश्योर्ड है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं, लोगों को आगे आना चाहिए, जागरूक होना चाहिए और अपनी कंप्लेंट्स फाइल करनी चाहिए। आप हमेशा अपनी इंश्योरेंस पूरी लें, पर्सनल एक्सीडेंट रिस्क कवर लें, हुँ, कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसीज़ लें, हुँ, क्योंकि खुदा ना खास्ता आप नई गाड़ी लेते हैं, चौथे दिन चोरी हो जाए, क्या करेंगे आप? अगर इंश्योरेंस ही नहीं है या दूसरे साल, चौथे साल, आप जितनी उसकी वैल्यू बनती है पूरी पे आप इंश्योरेंस लें। क्योंकि अगर कोई गाड़ी उठाई जाती है, आपकी उसमें नेग्लिजेंस नहीं है, आपने प्रॉपर पार्किंग की है, घर में गाड़ी लगाई है, आप जाके सो जाते हो और सुबह देखते हो वहाँ गाड़ी नहीं है। एक तो इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है कौशिक साहब, जो दर्शकों को जानना बड़ा ज़रूरी है। जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी है, इनके जो क्लॉज़ेज़ होते हैं, बड़े क्लेवरली ड्राफ्टेड किए होते हैं, जिसमें कंज़्यूमर कहीं न कहीं फँस जाता है। जी, स्टार्टिंग में हमने भी जब वकालत शुरू की, जी, हमने भी देखा इनके जो क्लॉज़ेज़ हैं, उनसे रीगल आउट करना कई बार मुश्किल हो जाता है। जहाँ आप कॉन्ट्रैक्ट को चैलेंज नहीं कर रहे, तो कंडीशंस बाइंडिंग हो जाती हैं। इनकी मैंने देखा इनकी जो क्लॉज़ नंबर 1 ही होती है, हुँ, उसमें ही लिखा होता है कि इमीडिएट इंटीमेशन टू द पुलिस एज़ वेल एज़ एज़ वेल टू द एज़ इंश्योरेंस कंपनीज़ जी, मैंडेटरी। जी, इनके क्लॉज़ेज़ में वर्ड यूज़ किया हुआ है शैल, इमीडिएट इंटीमेशन टू द इंश्योरेंस कंपनी एंड टू द पुलिस इज़ मैंडेटरी। ओके, वर्ड शैल यूज़ किया हुआ है उन्होंने कि शैल बी गिवन टू द पुलिस एंड इंश्योरेंस कंपनी। अब एक कंज्यूमर है, उसका गाड़ी चोरी होगी, वो तो सदमे में चले जाता है। पहले तो वो इधर-उधर घूमता है, अपने नियर डियर वन से पूछता है। वो भी बेचारे लेमैन होते हैं, उनको भी निटी-ग्रिटीज़ के बारे में नहीं पता होता लॉ की। वो भी कहते हैं जी पुलिस में चले जाओ। हुँ, तो इंश्योरेंस कंपनी तो कहाँ जाता हो, पहले पुलिस में जाता है। बिल्कुल ठीक। पुलिस वाले कहते हैं कि जी आप गलत कहीं पार्किंग कर दी होगी, हाँ, आप भूल गए होंगे, वहाँ जाके देखो कहीं अच्छा, और तो नहीं खड़ी कर दी। ठीक है। तो जो जो वैल्यूएबल टाइम है
कि जी आप देखो फिर आ जाना, हम आपका पर्चा कर देंगे। तो वो वैल्यूएबल टाइम खराब कर देते हैं, 2-3 दिन निकल जाता है। और क्लॉज़ है कि इमीडिएट इंटीमेशन, वो शेल वाला क्लॉज फिर शेल वाला और इमीडिएट इंटीमेशन अकरस के इमीडिएटली देयर आफ्टर, कि आपके पास फर्स्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी पे आपने पुलिस और इंश्योरेंस कंपनी को कंप्लेंट देनी है रिटर्न। और क्लॉजेज में है कि राइटिंग में देना है, इंश्योरेंस कंपनी क्लॉज में। इंश्योरेंस कंपनी को राइटिंग में आपने इंटीमेशन देनी है। तो कई बार जो कंज्यूमर है वो इंश्योरेंस कंपनी को तो देता ही नहीं, 5-7 10 दिन बाद जो इन्फॉर्मेशन देता है वो भी टेलीफोनिकली दे देता है, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। पुलिस को मुंह ज़बानी इंटीमेट कर देता, कई बार रिटर्न नहीं देता। सबसे पहला काम तो आपने ये करना है कि आपने राइटिंग में एक कंप्लेंट पुलिस को देनी है, एक इंश्योरेंस कंपनी को देनी है। अगर पुलिस वाले वो कंप्लेंट को नहीं लेते, वहाँ जाके रिसीविंग नहीं देते, आप रजिस्टर्ड पोस्ट से ईमेल के ज़रिए अपनी कंसर्न ज्यूरिसडिक्शन को, सबके ईमेल्स आजकल हैं, एसएसपी को, कंसर्न्ड एसएचओ को ईमेल कर दें कंप्लेंट, इंश्योरेंस कंपनी को ईमेल कर दें, रजिस्टर्ड पोस्ट के ज़रिए भी उनको भेज सकते हैं। अगर मान लो कि पोस्ट ऑफिस बंद है तो आप कोरियर भी करा दें ईमेल के अलावा। अच्छा, आपने वो प्रूफ तो संभाल के रखना है कि आपकी तरफ से कोई अनगेली ना हो, नहीं तो यू विल लूज केस ऑन दिस अच्छा। ग्राउंड अलोन ओनली। जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की थी स्टार्टिंग में एक ऐसा हुआ था, मैंने एक केस फाइल किया था कंज्यूमर फोरम। उसमें जो कंप्लेनेंट था उसने, उसका कहना था कि मैंने पुलिस को इंटीमेशन दी है, 100 नंबर मैंने डायल किया था, लेकिन जब उसने कंप्लेंट फाइल की वो साल बाद की कंज्यूमर फोरम में, क्योंकि 2 साल की लिमिटेशन है, जब कॉज ऑफ एक्शन अक्रू हो 2 साल के अंदर अंदर आ सकते हो। अच्छा, वो साल बाद 1 साल ये के भी बाद आपने आया अच्छा था। पॉइंट बता दिया जी, कि कंज्यूमर फॉर्म में ये नहीं कि आपके साथ कभी कभी भी भी हुआ, आ कभी सकता मन है। हुआ चले गए। जब आपको कॉज ऑफ एक्शन अक्रू हुआ ओके, उसके 2 साल के भीतर विदिन 2 भीतर आना इयर्स, है। विदिन 2 इयर्स। तो वो जब केस किया था मैंने, तो वो जजमेंट जब इंश्योरेंस कंपनी ने सामने लगाई और उसमें 3 दिन की डिले थी सिर्फ। इंटीमेशन टू द इंश्योरेंस कंपनी, अच्छा, डिले ऑफ ओनली 3 डेज, वो अच्छा। क्लेम खारिज हो गया था। दिया नहीं था कि आपने टाइमली इंटीमेट नहीं किया एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द पॉलिसी। यही टर्म्स एंड कंडीशन ही तो कोई इंश्योरेंस कंपनी बताती नहीं है। ये बताती नहीं। ये सिर्फ चोरी के केस में या किसी का एक्सीडेंट हो उस केस में भी है? कोई भी क्लेम है, नहीं, कोई अभी भी वो क्लेम एक्सीडेंट है, में मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर एक बंदे का एक्सीडेंट हो गया, अब वो तो फट्टेड़ है बेचारा, उसको तो ध्यान ही है नहीं मेरे उसको साथ क्या ध्यान हुआ है, नहीं, वो हॉस्पिटलाइज हो गया सपोज कोई करो, बात नहीं। तो अब उस केस के अंदर वो ठीक होगा, संभलेगा तभी कंप्लेंट फर्स्ट करेगा। अवेलेबल अपॉर्चुनिटी पे आप इंफॉर्मेशन दे दें। अगर एक्सीडेंट केस है, हाँ, हॉस्पिटल जाओगे हाँ, तो आप रिपोर्ट करोगे कि एक्सीडेंटल केस है, तो एमएलसी तो बनेगी हॉस्पिटल में। ओके, अच्छा, मेडिकल अच्छा। लीगल केस तो पुलिस को तो इन्फॉर्म हो जाएगा। मतलब चाहे आप पुलिस को करें या इंश्योरेंस को हाँ करें, जी, एक पार्ट एक तरफ मतलब जी। वो घटना जो हुई है, नहीं, दोनों को करना ज़रूरी है, अच्छा दोनों को करना जरूरी है। करना ज़रूरी है। अगर आप हॉस्पिटल जाते हैं, हम्म, अगर आप अपने होशो-हवास में हैं, हम्म, तो अपने नियर डियर वन को कह के आप इन्फॉर्म करवा सकते हैं ओके, इंश्योरेंस कंपनी को। अगर कोई ऐसी आपदा है कि आप होश में ही नहीं हैं, तो जब आप होश में आते हैं उस टाइम आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। वो प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन है कि डिले क्यों है। अगर आप उसको एक्सप्लेन कर दें तो आप इन क्लॉजेस से निकल आउट कर सकते हैं। निकल सकते हैं। अभी जैसे कई केसेस मैंने देखा है कि किसी ने इंश्योरेंस कराई थी, उसकी डेथ हो गई, तो जी, उसके क्लेम के लिए फैमिली मेंबर्स को पहले वक्त पता ही नहीं था कि इंश्योरेंस थी, बिल्कुल ठीक। तो जब कागज फरोले उनको थोड़े दिनों बाद पता लगा, जी, तो क्या बाद में भी बंदे जा सकते हैं, जा इसका क्या सकते करें? हैं। जब फर्स्ट टाइम आपके नोटिस में आती है ये अब चीज़, तो डेथ केस में कोई ऐसा 2-3 दिन वाला चक्कर नहीं है ना। अगर कोई पॉलिसी होल्डर है, इंश्योर्ड है, हम्म, उसकी डेथ हो जाती है, हम्म, उसने पॉलिसी कराई है, घर वालों को नहीं पता कि कराई हुई है। ऐसा होता है आमतौर पे ऐसा ना। होता है आमतौर पे, हम करते हैं, डेली केसेस जी, करते हैं। जी, तो जब फर्स्ट टाइम उनको पता चलता है, दे केम अक्रॉस के डिसीज हैज टेकन द पॉलिसी, तो दे कैन अप्रोच द कंज्यूमर फोरम फ्रॉम दैट डेट। अच्छा, द कॉज ऑफ एक्शन विल अक्रू फ्रॉम दैट डेट, ओके, 2 years फ्रॉम दैट डेट दे कैन कम। अच्छा उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें कोई दिक्कत नहीं। ओके, अगर मैंने कोई केस किया कंज्यूमर फॉर्म में, सर्विसेज ली हैं किसी एडवोकेट से भी, एडवोकेट को पैसा भी मैं दे जी, रहा हूँ, जी। तो जब केस जीतते में देखते हैं हम लोग अखबार में लिखा होता है कि कंपेंसेशन उसके लिए भी मिली है, जो एडवोकेट किया आपने उसके लिए, तो वो सारा पैसा वो लोग ही पे करते हैं, दूसरी पार्टी, दूसरी ऑपोजिट पार्टी। पार्टी जिसको पड़ी होती है, ओके, उसमें आपको नुकसान नहीं होता है एट द एंड ऑफ द डे। देखो, वकील करना हमेशा बेनिफिशियल रहता है, जी, उसके पीछे एक रीज़न है। आप बड़ी कंपनियों से जब लड़ाई लड़ते हो, बड़े बिल्डर्स हैं, बड़े इंश्योरेंस कंपनीज हैं, बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बड़े हॉस्पिटल्स हैं, दे आर हैविंग बैटरी ऑफ लॉयर्स, बड़े लॉयर्स इन्होंने हायर किए होते हैं, दिल्ली इनकी टीम लग गया है, बड़ी कोर्ट्स में लग गया है, तो उनके साथ एक आम कंज्यूमर का लड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर कंज्यूमर
वकील को कर लेता है, हम्म, वकील के थ्रू मसले फाइल करवाता है, हम्म, तो उसको हमेशा बेनिफिट रहता है। और एट द एंड ऑफ द डे ही इज़ नॉट सफर बिकॉज़ कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन भी कोर्ट में देती कोर्ट है। में देती है। एडवोकेट दीपक जी, बहुत सारी डिस्कशनें हुई इसके अंदर, जी, बहुत सारे आई ओपनर पॉइंट्स आपने बताए, जी, बहुत सारे एग्जांपल्स भी आपने बताए, जो केसेस आपने लड़े हैं या देखे। और आई थिंक ये सारे डिस्कशन आज के टाइम पे समाज के लिए इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर कोई ना असहाय सा फील कर रहा था। लेकिन आपके इस जी। डिस्कशन के बाद में सभी को कुछ ना कुछ एम्पावरमेंट मिली है और वो अपने हक के लिए आगे जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर थैंक यू बीइंग सो मच। गेस्ट ऑन आवर शो सर। थैंक यू सो मच। इस वीडियो के अंदर जो हम लोगों ने डिस्कशन की है ना, वो डिस्कशन कहीं ना कहीं आपको एम्पावर करती है कि आपके राइट्स हैं, पर आप एंजॉय नहीं करते हो। आपको लगता है कि मैं इस राइट्स को एंजॉय करने के लिए जाऊंगा या इस राइट्स का कुछ मैं यूज करने के लिए जाऊंगा तो मैं तो फंस जाऊंगा। आप फंसेंगे नहीं, आपको वाकई आपका हक मिलेगा। एक कहावत भी है ना पंजाबी में कि साडा हक इथे रख, पर वो हक लेने के लिए जाना तो पड़ेगा ना आपको। तो इस वीडियो को सभी यारों दोस्तों मित्रों के साथ में शेयर करो ताकि वो भी एम्पावर हों, उनको भी पता लगे कि उनके लिए भी राइट्स अवेलेबल हैं। और वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।